अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनसे रिलेटेड है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इमरजेंसी विच वी विल डील ऑन डेली बेसिस इज द शॉक। तो हम शॉक के बारे में पढ़ेंगे, शॉक होता क्या है, ये कैसे जो है वो होता है, इसकी वजह क्या क्या जो है वो होती है, और हाउ वी मैनेज इट। स्टेप वाइज जो है वो हम इसको शुरू करेंगे और एक एक करके हम चीज़ें इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू शॉक। शॉक ये उर्दू वाला शॉक नहीं है, और ये दूसरा वाला जो साइकोलॉजिकल शॉक है ये वो भी नहीं है। ये शॉक है जो हमारा ब्लड प्रेशर अगर फॉल करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ब्लड प्रेशर अगर हमारा फॉल करता है तो वो बाकी ऑर्गन्स को और बाकी जिस्म के ऊपर किस तरह जो है वो अपना डैमेज कॉज करता है। तो ये हमने इस सारे के अंदर जो है वो पढ़ना है। ब्लड प्रेशर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसके ज़रिए सारी जो टिश्यू परफ्यूजन हो रही होती है, ब्लड हमारी जो है वो पेरिफेरीज तक जा रहा होता है, ब्रेन तक जा रहा होता है, टारगेट ऑर्गन्स तक जा रहा होता है, लंग्स तक जा रहा होता है, किडनी तक जा रहा होता है। और ब्लड का जो है वो इन तमाम टारगेट ऑर्गन्स या एंड ऑर्गन्स तक जाने की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब ब्लड वहाँ तक जाता है तो वहाँ से अपने साथ कैरी करता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो है वो जाता है टू दी टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के ऊपर फिर जाके मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे के अंदर एनर्जी फिर जनरेट होती है, एंड दिस इज ऑल। और ये सारा आगे प्रोसेस चलता रहता है। फॉर सम रीज़न अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो सफिशिएंट ना हो और वो कम हो और वो पेरिफेरीज के अंदर जो है वो ब्लड को ना लेके जाए, तो उन एरियाज के अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होता, एनारोबिक जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, टॉक्सिक मैटर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, और ग्रेजुअली जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे किडनी है, और किडनी जो है वो एक वाइटल ऑर्गन है जो डेली मेटाबोलाइट्स बनाता है, यूरिन बनाता है, और यूरिन के जरिए हमारे टॉक्सिक मैटर बॉडी के अंदर से जो है वो निकल रहे होते हैं। फॉर सम रीज़न अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाए और ब्लड जो है वो किडनी को नहीं पहुंचे, तो इवेंचुअली क्या होता है कि किडनी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और इसको हम अपनी जुबान के अंदर रीनल फेलियर कहते हैं, या एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कहते हैं। तो ये एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप होना शुरू होता है, और ये इवेंचुअली लीड टू दी परमानेंट किडनी डैमेज अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। तो देयर इज अ सर्टेन प्रेशर ऑफ द ब्लड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द किडनी टू बी परफ्यूज्ड, और अगर वो परफ्यूजन प्रेशर जो है वो ना होगा और पीछे से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा और किडनी को जो है वो सप्लाई नहीं आएगी, तो इवेंचुअली किडनी जो है वो डेड होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज वन ऑर्गन जिसके बारे में मैंने जो है वो आपको बताया। देयर आर मेनी अदर ऑर्गन्स। किसी भी टारगेट ऑर्गन को अगर जो है वो सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो इवेंचुअली डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, ब्रेन को सप्लाई जो है वो कम है, तो पेशेंट में गो इनटू कोमा, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, और ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक जनरल सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी अबाउट द शॉक, के शॉक होता क्या है, और फिर शॉक जो है वो किस तरह टारगेट ऑर्गन को जो है वो आगे लेके जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस को जो है वो देख लेंगे, और फिर डेफिनेशंस को देखने के बाद फिर हम एक एक करके हर चीज़ को जो है वो एड्रेस करना शुरू करेंगे, उसकी कॉज को, और फिर जो कॉज होगी जैसे जैसे हम कॉज जो है वो उसकी ट्रीट करते जाएंगे, तो इवेंचुअली जो एंड रिजल्ट जो शॉक है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ शॉक। हम सबसे पहले जो है वो ब्लड प्रेशर की एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो करते हैं। द ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। हमारी जो आर्टरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रेडियल आर्टरी है, तो अगर हम सब लोग इसको इस वक्त पेल्पेट करें और देखना शुरू करें, अपनी फिंगर्स जो है वो इसके रखें, तो हमें एक थ्रिल इसके अंदर मिलती है, एक प्रेशर मिलता है। ये जो प्रेशर है वो इस आर्टरी की वॉल के अंदर है, और ये आर्टरी की वॉल का जो प्रेशर जो मैं अपने इस टिप के साथ जो है दूसरी हाथ की टिप के साथ जो है वो फील करता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑन दी वॉल्स। और ये जो ब्लड प्रेशर जो प्रेशर इस वॉल के ऊपर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, आपको पता है कि ये जो आर्टरीज जो इस वक्त ये रेडियल आर्टरी जिसके ऊपर मैंने अपनी हाथ रखा हुआ है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हार्ट। ये हार्ट की ट्रिब्यूटरीज है, एओर्टा निकलती है हार्ट से, और फिर आगे उसकी ब्रांचेज जो हैं वो जाती हैं,
और ये उनमें से एक ब्रांच है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हार्ट। तो जब हार्ट पंप करता है तो वो एक फ्लो जनरेट करता है ब्लड का, और वो जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ऑल आर्टरीज, और यहाँ पे भी वो जनरेट होता है। तो जितना फोर्सफुली हार्ट जो सा वो पंप करेगा उतनी ज्यादा फोर्स जो सी है वो मुझे यहाँ पे फील होगी, और जितना जो सा वो हार्ट का पीछे से प्रेशर जनरेट ज्यादा होगा उतना ही मुझे जो सा वो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा फील होगा। तो द फोर्स ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, कार्डियक आउटपुट, कि कितनी आउटपुट है। अगर कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आएगा, और अगर कार्डियक आउटपुट जो है वो ज्यादा होगी, ज्यादा ब्लड जो है वो थ्रो करेगा हार्ट, तो वो ज्यादा जो है वो प्रेशर जनरेट करेगा। सिमिलरली फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कि हार्ट की कंट्रैक्शन की फोर्स कितनी है। अगर वो ज्यादा फोर्सफुली जो है वो कंट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, और अगर हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वीक होगी तो वो ब्लड प्रेशर कम जनरेट करेगा। ये सारी रीजन मैं इसलिए आपको बताता जा रहा हूं कि व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द शॉक, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो, और जो सेकंड चीज है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड जो सी है वो इसके अंदर जो है वो रोल प्ले करेगी, और वो प्रेशर को जनरेट करने में हमें बताएगी। तीसरी चीज जो हमें ब्लड प्रेशर जनरेट करने में हेल्प करती है, या जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, वो इन आर्टरीज की जो कंप्लायंस है, इनकी जो रेजिस्टेंस है। अगर फॉर एग्जांपल ये आर्टरी का ल्यूमन इतना होगा तो इस पे सर्टन प्रेशर जनरेट होगा, अगर ल्यूमन जो है वो कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अगर ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इफ वी विल हैव मोर पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर विल बी मोर, एंड इफ वी विल हैव लेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो ब्लड प्रेशर विल बी लेस। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर मैटर करता है। तो जितना आगे से वेसल्स का जो है वो रेजिस्टेंस जनरेट होगी उसके हिसाब से ही जो है वो ब्लड प्रेशर आगे से जनरेट होगा। तो ब्लड प्रेशर कार्डियक एक्टिविटी के ऊपर, कार्डियक की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के ऊपर, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड के ऊपर, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम ये आइडिया ले लें इस जगह के ऊपर रुकते हुए कि एक्चुअली नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है, ताकि हमें जब भी डिफाइन करना हो, हमें शॉक को या हाइपोटेंशन को या लो ब्लड प्रेशर को या ज्यादा ब्लड प्रेशर को, तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो कि एक्चुअली वो लिमिट्स क्या हैं जिनके अंदर, जिनको हम नॉर्मल लेते हैं और जिनसे ऊपर हम ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन लेवल करती है या हाइपोटेंशन लेवल करते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि ब्लड प्रेशर की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, दिस इज ऑलवेज अ रेंज। तो अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसमें सिस्टोलिक लेस देन 120 एंड सिस्टोलिक लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक लेस देन 80 जो है इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जबकि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के लिए सिस्टोलिक जो है 120 टू 129 और डायस्टोलिक, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये 129 टू 129 लिखा गया। एक्चुअली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हम लेते हैं जब 120 टू 129 के दरमियान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो तो हम इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लेस देन 80 हो तो भी हम उसको लेते हैं। हाइपरटेंशन हम तब कहते हैं, तो दो स्टेजेस में उसको डिफाइन करते हैं कि अगर स्टेज 1 के अंदर 130 टू 139 तक हो सिस्टोलिक और 80 से लेकर 89 तक हो डायस्टोलिक, तो हम इसको हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं। जबकि स्टेज 2 के अंदर अगर सिस्टोलिक जो है वो 140 से प्लस हो या डायस्टोलिक जो है वो एटलीस्ट 90 हो तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये हाइपरटेंशन हो गई है। तो ये नॉर्मल रेंजेस हैं उनकी ब्लड प्रेशर की, ये मैंने आपको हाइपरटेंशन की रेंजेस भी बताई हैं। अगर हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलें तो जो हाइपोटेंशन की जो है वो जो रेंजेस हैं वो हम उसको देखते हैं। उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 इज यूजुअली कंसिडर्ड एज हाइपोटेंशन, और मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 60 टू 65, इसको भी जो है वो हम हाइपोटेंशन कंसिडर करते हैं। मीन आर्टेरियल हाइपोटेंशन, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज डिफाइंड एज एवरेज प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। तो जो एक कार्डियक साइकिल जब हमारा सिस्टोली और डायस्टोली का जो है वो कंप्लीट होता है
तो इनका जो एवरेज प्रेशर है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के दरमियान, उसको हम जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर लेते हैं। और अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 60 to 65 हो तो इसको भी हम हाइपोटेंशन कंसिडर करते हैं। ट्रू मीन आर्टीरियल प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय इन्वेजिव मॉनिटरिंग। यहाँ थोड़ा सा मैं रुकूंगा और थोड़ा सा आपको जो सी है वो चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि हम यूजुअली अपने क्लिनिक्स में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर या घरों पे या किसी जगह के ऊपर भी जो हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं वो हम कफ के जरिए करते हैं कि हम एक कफ अप्लाई कर देते हैं और फिर कफ के अंदर हम जो है वो हवा भरते हैं उसको पुश करके, और फिर हम उसके साथ जो कार्डियक साउंड्स हैं या जो आर्टीरियल के ऊपर रख के तो उधर से हम कैलकुलेट करते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। इसके अंदर कोई नीडल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई आर्टरीज को जो है वो हम चेक नहीं करते, और जो नॉर्मली जो था कफ है उसका प्रेशर ही हमें जो है वो बता देता है। लेकिन जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर होता है अगर हमने उसको जो है वो मेजर करना हो तो दैट इज बीन मेजर्ड बाय द इन्वेजिव मॉनिटरिंग। और इन्वेजिव मॉनिटरिंग जो सी है वो मैटर क्या करती है कि अगर हम अपनी जो रेडियल आर्टरी है या हमारी ये ब्रेकियल आर्टरी है या इवन पेरिफ्रीज की कोई आर्टरीज है उसके अंदर हम एक कैथेटर, एक ब्रेनुला की तरह जो है वो पुट इन कर देते हैं और उसके अंदर जो एक्चुअल प्रेशर होता है वो वहां से मेजर कर रहा होता है और वो एक मॉनिटर के ऊपर हमें ब्लड प्रेशर जनरेट कर रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजिव मॉनिटरिंग, यानी जिसके अंदर हम आर्टरी के अंदर से ब्लड प्रेशर को जो है वो कर रहे होते हैं उसको हम इन्वेजिव मॉनिटरिंग कहते हैं। अगर हम जो है वो इसको रफली मीन आर्टीरियल प्रेशर को करना चाहें तो इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर प्लस टू इंटू डायस्टोलिक प्रेशर ओवर 3 अगर जो है वो हम करें तो इस फॉर्मूले के जरिए हम मीन आर्टीरियल प्रेशर को नॉन इन्वेजिवली भी जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये इन्वेजिव होता है। इन नॉर्मल प्रैक्टिस कई दफा हम मीन आर्टीरियल प्रेशर को जो है वो नहीं मेजर कर सकते होते, तो उस वक्त अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 90 तो इसको हम हाइपोटेंशन कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि आर्टीरियल प्रेशर जो है इज द मल्टीप्लाई ऑफ द कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। Peripheral resistance depends upon vascular structure and function, and stroke volume depends upon myocardial contractility and size of the vascular compartment. I have discussed that thing when I was discussing about the peripheral resistance, how the peripheral resistance has been made. So, for a moment I am just stopping here and just recalling the things. We defined that what is blood pressure, then we defined what are the normal ranges, then we defined that how this blood pressure is being calculated and is been regulated, and then we defined the hypotension and what is hypotension. Now I am just a step ahead. Well, if patient has shock, और shock को हमने define किया कि अगर systolic blood pressure जो है वो is less than 90 तो हम इसको shock define करते हैं। तो अगर अब पेशेंट को जो है वो शॉक डेवलप हो गया, तो मैंने जब इंट्रोडक्शन कर रहा था शॉक की तो उस वक्त मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, लेकिन एक जनरल सी बात है कि जब आर्टीरियल ब्लड फ्लो इज इनएडिक्वेट टू मीट द टिश्यू मेटाबॉलिक रेट, तो जो टिश्यूज का जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं वो बेशक मेरा ये नेल बेड है, ठीक है, बेशक वो मेरे मेजर ऑर्गन्स हैं लाइक किडनी है, लाइक ब्रेन है, लाइक गट है, लाइक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गन जो एंड ऑर्गन है, तो जब उसको सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो मेटाबॉलिक रेट को जो है वो मैनेज नहीं कर सकेगा। और उसके क्या होगा कि जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी थ्रू ब्लड तो वहां पे जो मेटाबॉलिज्म है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बल्कि वहां पे एन एरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा। और जब एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है तो यू नो कि दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिडोसिस। दिस इज लैक्टिक एसिडोसिस एज लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड, and that lactic acidosis lead to the multi-organ failure. So the end result of the shock is the multi-organ failure, that the major organs are failed, stop functioning, and also the smaller part of the bodies, of the peripheral parts of the body, they also get affected, and that lead to the failure of organ, and that also lead to the infection and sepsis. And this is a
ongoing process which is eventually may lead to the death. So these will be the effects of the shock. Sorry. Now we come to the classification of shock. Now, classification of the shock depends upon the etiology of the shock. So whatever will be the etiology of the shock, that will define the cause of the shock, and that will define the definition of that shock. So just when I was discussing about the introduction of the shock, I was just telling you that the blood pressure depends upon the heart contractility, the force of the contraction of the heart, and the peripheral resistance of the arteries. So if the contractility of the heart, and of course the blood which is flowing into the system. So if contractility of the heart is less, there will be less pressure. If the force of contraction is less, of course this will generate less pressure. At the same time, if patient would have tachycardia and the heart rate will be more, so this will be just pushing a low blood into the vessels, and this may also lead to the shock. But if, for example, heart is contracting like this at a normal rate of 72 per minute, so it will be just stroking good amount of blood into the arteries. And if there is less blood into the arteries and there is a less volume into the arteries, that will also lead to the hypotension. And if there is increased peripheral resistance, blood pressure will be more, and if there will be decreased peripheral resistance, blood pressure will be less. So depending upon this mechanism, we can define the shock, and there are different classes of this shock. So first of all, I will just write down the hypovolemic shock, या hypovolemia. Hypovolemia is usually due to the blood loss or fluid loss. For example, if somebody has unfortunate road traffic accident and patient loses a lot of blood, so patient will go into the shock. This may be iatrogenic in the hospital, some bleeding somewhere in the inside the body, surgical loss of the blood. So any loss of the blood which is there in the body may lead to the hypovolemia, that is less volume of blood into the vessel, and this will lead to the shock. The second reason of hypovolemia would be the fluid loss. What is meant by fluid loss? Since we are passing through the humid time nowadays, this is summer days and we have a humid environment around us. So the sweating is very common, and every now and then you see that our skin is sweaty and have a lot of sweat around. So this will lead to the less volume of water inside the vessel and inside the interstitium. So what eventually will lead to, there will be less fluid into the vessels, and this may also lead to hypovolemia. The other reasons may be like we have a diarrhea, we have a vomiting, or anything like this that will lead to the loss of pure water or pure liquids or fluids into the body, that may also lead to the hypovolemia, and that will lead to the shock. So less blood or less fluid inside the body lead to the shock, and this sort of shock is called as hypovolemic shock. So hypovolemia, less volume. Coming to the second part, now we are coming to the cardiac side, and this is called as the cardiogenic shock. This is inability of the heart to maintain tissue perfusion. This is intravascular volume will be adequate, but heart contractility is there, is poor. For example, if patient has an acute MI, so the myocardium will be not that, the myocardium will be damaged, and the force of contraction of heart will be low, and low contractility of the heart will push less blood into the vessel. So volume in the vessel is same, but the pressure which has to be generated by the heart is less because of the myocardial weakness. So this leads to the cardiogenic shock. This is despite the fact that the vessel volume is same. So this is called as cardiogenic shock. There are other reasons of cardiogenic shock as well, but I will cover that into the other definitions. But simple way is that cardiogenic shock is a shock, the inability of the heart to maintain the tissue perfusion despite normal intravascular volume. This is called as cardiogenic shock. Now we come to the obstructive shock. Obstructive shock is a different sort of a shock. Here what actually happens is that there is a cardiac tamponade.
For example, this is a heart and it is covered by a pericardium. Pericardium is covering it, and there is some pathology into the pericardium. So that pericardial pathology will not allow heart either to just expand and to contract properly, and due to this inadequate due to the pathology of the pericardium, when heart is not forcefully contracting, so it will also causes the shock. This problem in the pericardium may be pericardial effusion, and that pericardial effusion will not allow the heart to pump properly, and this will lead to the cardiac tamponade. There is another cause that is called as pneumothorax. A patient has some pathology into the lung. There is a air into the pleural cavity, and that is a massive air, so that has just pushed the heart to the opposite side. If pneumothorax is on this side, heart will be pushed on this side, and if there will be massive pneumothorax on this side, heart will be pushed on that side. But that will cause a pressure onto the heart, and that pressure will lead to the inadequate pumping of the heart, and this will cause the shock, and this will cause the obstruction into the cardiac output. Another cause of the obstructive shock is the pulmonary embolism. This altogether is a different topic, pulmonary embolism, but just a very brief description of the pulmonary embolism. You know that whole blood comes to the right heart, from the deoxygenated blood comes to the right atrium, then it goes into the right ventricle, from there it goes into the pulmonary artery, and it goes to the lungs, then from the lungs through pulmonary vein it comes into the left atrium, then into the left ventricle, and from there through aorta it goes to the whole body. If there is some obstruction in the pulmonary artery starting from the right ventricle up to the terminal branches where the alveoli are there, if there is some obstruction in this whole tract, this will lead to the shock, as there will be distribution, there will be some obstruction into the normal tract of the arteries, and there will be less blood in that area, and less blood will come into the left atrium and from left ventricle, so this will cause as shock. So actually pulmonary embolism lead to the obstruction into the vessel, and that causes the obstructive shock. Now we come to the other class of the shock. This is called as distributive shock. This is also called as vasodilatory shock or sepsis or anaphylaxis or systemic inflammation response syndrome. As I told you already, that the peripheral resistance matters a lot. So what happens into the distribution shock, that because of any reason, when the peripheral resistance falls and there is vasodilatation, generalized vasodilatation, so automatically blood pressure falls. When there is vasodilatation, blood pressure falls. So why this vasodilatation is there? This vasodilatation is mostly because of the sepsis, because of some anaphylactic reaction. This may be some sort of a inflammatory response, and all those things. This will cause as distributive shock. So sepsis is very common. We have seen a lot of cases of sepsis on daily basis, and you know, recently the pandemic which was there, we saw a lot of patients with sepsis and having a distributive sort of a shock. Of course there was probability of pulmonary embolism, of course there was cardiogenic shock, of course there was hypovolemic shock in those patients as well. But we have seen a lot of critical patients recently, and all were having this shock because of these reasons which I have discussed already. One of the another cause of the shock is the neurogenic shock. You know, the vessel tone which is there in our body is being maintained by our brain. So for any reason, if the vessel tone is not managed by our central nervous system because of any reason, so this may also lead to the shock. This is called as neurogenic shock. And another shock type is the adrenal insufficiency. You know, adrenal is there to control the metabolic functions of the body, the electrolytes function of the body, the fluid electrolytes are being managed by the adrenal. So if there will be any
inadequate function of the adrenal that may lead to the shock. So these are the major causes of the shock, and according to the pathophysiology, I just try to explain you the things, and I think you will be able to recall them when we will be discussing the management of the shock. So just to briefly revise it again, there are many causes of the shock, and we classify the shock on the basis of the cause. And first cause is the hypovolemia, then this is cardiogenic, then this is obstructive, then this is distributive, then there is neurogenic, and then there is adrenal insufficiency. But just to have a good idea and a general concept that because of any reason, if heart will be contracting less, or heart will be contracting heart contractility, force of heart contractility will be less, or heart will be contracting fast, or there will be decreased peripheral resistance, there will be a shock for any reason. And if there will be a fluid loss in the body, that may also lead to the shock. So this is the general classification, definition and cause of the shock. Now coming to the next point, what happens to the patient when there is a shock? What happens to the patient? Patient has cool extremities, there will be low blood pressure, there will be mental status changes, and there will be falling urine output. I have already discussed this thing, that mental status changes as the blood supply to the brain is inadequate, so brain is not getting supply, so brain will be a sort of a disease sort of a phase. And if there will be less supply to the kidneys, so kidneys will not be perfused, and they will start producing less urine, and they may lead to the renal failure. It may be a permanent renal failure, it may be a temporary sort of renal failure. So that is a different topic altogether. Now, coming to the treatment plan of the shock. Depending upon the cause, we have already discussed all the causes of the shock. So I will be just going briefly through the treatment plan of the shocks. If patient has got hypovolemia, so we will be giving the fluid replacement. Again, which sort of a fluid we have to give, that is another question, but I will discuss that one by one. So if patient has a shock, and shock is because of the hypovolemia, so the first thing which we will be doing will be the replacement of the fluids. So we will be giving fluids either orally, or if patient in not conscious phase, we may pass a nasogastric tube and we will be giving fluid through that, or we will be giving fluid through the drip form. Now remember one thing, that if this is a vessel and there is an interstitium around it. So once we give the fluid stays into the vessel, and it increases the intravascular volume, and that just takes the blood pressure a little on the higher side. But fluid also leaks around, and it goes into the interstitium. So there are two sort of a fluid. One is called as crystalloid, and one is called as colloids. Colloids are the larger molecule fluids, and it does not spill into the third space. But the crystalloids, which are the salines, normal saline, the dextrosaline, the ringer lactates, and all those, these are the crystalloids, and they may leak a little bit into the peripheries, into the interstitium as well. And this usually happens in case when we have a sepsis, in case when we have low albumin level into the body. So albumin does not retain the fluid into the vessel, and fluid little bit diffuse into the interstitium. So depending upon the cause at that very time, we will decide that which sort of a fluid we have to give. But of course, if patient has hypovolemia, first line of treatment will be the fluid replacement. Then come the pharmacological support, and the pharmacological support is called as the inotropics. What are inotropics? There are two types of drugs. One is the inotropic drugs, and one is the chronotropic drugs. A drug may be having inotropic effect and a chronotropic effect both, and a drug may have only inotropic effect and no chronotropic effect. A drug may have a positive inotropic effect and a positive chronotropic effect. A drug may have negative chronotropic effect as well. So depending upon these effects, we decide that which sort of a drug which actually we require in this particular case.
But before going into the names of the drug, let me just explain that how these drugs actually work. So inotropic drugs actually work by either increasing the contractility of the heart. So by increasing the contractility of the heart, they just push the blood more into the vessels and they just generate the pressure, or they just increase the peripheral resistance. So by increasing the peripheral resistance, they call the vasoconstriction, and by doing this, they just increase the blood pressure. So depending upon these mechanisms, we decide that which sort of a drug actually is required in this case. Of course, if patient has a falling heart, patient's heart is not good and the pumping and the contractility is not good, and we are increasing the afterload as well, so heart will require more force to push the blood into the increased resistance, and it may lead to the failure of heart as well. So we have to be very cautious at that very time that which sort of a drug among all these inotropes must be the choice at that very time. So depending upon the pathology at that very time, we will decide this thing. But generally, if patient has got sepsis, so the preferred drug is the norepinephrine. So what norepinephrine actually does, that it increases the peripheral resistance. So by increasing the peripheral resistance, norepinephrine increases the blood pressure. So the other drug is the epinephrine. Again, now coming to the norepinephrine or epinephrine, both increase the blood pressure, but at the same time, norepinephrine does not cause too much increase into the heart rate, but epinephrine does cause increase in the heart rate as well. So at one time it is causing the vasoconstriction, but at the same time it is just increasing the pumping of the heart. The heart rate is increased. But norepinephrine generally does not affect the heart rate too much. Norepinephrine is the only drug which does not affect the heart pumping too much. But epinephrine does causes. Same is the dopamine. Dopamine also causes the same thing, that increases the heart rate and force of contraction of the heart, and at the same time it increases the peripheral resistance. So by making these two things together, it just increases or just pushes the blood pressure on the upper side. Vasopressin has the same effect. Milrinone, I'm just leaving the dobutamine because dobutamine is different among all these groups. So milrinone has same mechanism. Now coming to the dobutamine. Dobutamine is a very different sort of a drug, and we usually use it in cardiogenic shock. It increases the force of contraction, it has an inotropic effect, but at the same time it decreases the peripheral resistance, the afterload. So when heart is failing, heart pump, it increases the heart pump, but at the same time it slightly increases the afterload. So heart does not need to push against the constricted vessel, so heart gets some sort of a relief in pushing the blood, and it makes the shocks a little bit better. So depending upon the cause, we decide that which sort of a drug actually we are planning, and at that very time we decide that which sort of a drug we actually have to give. Now coming to the another group of the drug, which is called as the corticosteroids. The use of corticosteroid into the shock is very controversial. By definition, steroids are only anti-inflammatory effects. So what sort of a role corticosteroid would have into the shock, this will be very interesting. But let me tell you that if patient has got some sort of a adrenal insufficiency where the adrenal gland is not functioning well, and there is little bit of fall into the function and leading to the hypovolemia, this corticosteroid actually just pushes the adrenal, and the shock which is because of the adrenal insufficiency, that usually happens secondary to the sepsis or because of rapid withdrawal of steroid or anything like this, any endocrine sort of a pathology. So we can just use the corticosteroid there, and that would not be an higher dose, this will be in a low dose, which is called as the stress dose steroids. In a very low dose we give the hydrocortisone, and hydrocortisone just pushes the blood pressure up. The
Next class of the drug which are required for the shock is the antibiotics. Now, I just want to stop here for a moment and give you a general concept over here. This fluid replacement, this inotropic drugs and these corticosteroid drugs, these are the drugs and the fluids which are actually required for the immediate recovery of the blood pressure. But if the cause of the blood pressure is the sepsis and we are not being able to correct the sepsis, shock will not improve. So in order to correct the cause, we give the antibiotics. And cause may be sepsis, infection may be pneumonia, infection may be in the abdomen, infection may be into the brain, into the urinary tract, into the joints, musculoskeletal system. Infection can be anywhere. So we have to decide the antibiotic accordingly, and that antibiotic will help in eliminating the cause of the sepsis. And as long as that cause is not been removed and we are there to give anything and still the cause is there, blood pressure will not come up. So in order to remove the cause of the blood pressure of low blood pressure, we have to give the antibiotics. Now, the last treatment option is the intra-aortic balloon. Well, this is something which is invasive technique. What actually we do into the intra-aortic balloon is that if patient has a falling heart and heart contractility is very less and heart is not been able to just generate a pressure, so what we actually try to do is that we try to reduce the afterload. Afterload means that the pressure into the aorta. If aorta has a little bit resistance and heart is falling, so heart may not be able to push the blood into the aorta. So we just try to dilate the aorta a little bit so that the resistance into the aorta should be less and heart should take lesser force to push a blood into the aorta, and that blood will be distributed to the whole body. So what we actually do is that we put a balloon into the aorta and we try to reduce the pressure into the aorta, and by reducing the pressure into the aorta we just facilitate the heart to generate more pressure. So this is how we just try to cover the shock. So these are the general treatments which are required for the shock, and depending upon that particular condition at that very time we will just decide the things. So I have discussed about the shock, definition, pathophysiology, how it affects the body, what may be the causes, what may be the symptoms, what may be the signs, and of course what are the different treatment options to you. Again, I am just going back to just recall the slides. So before finishing the topic, I just want to go into the slides again. So we defined the blood. We first of all defined the blood pressure. Then we defined the normal values of blood pressure. Then we defined the arterial pressure and how it has been regulated. Then we defined the definition of we defined the hypotension and different ways to define it and calculate it. Then we defined that what may be the effects of the shock on the body and how it affects the body. Then we classify the shocks on the basis of the etiology, and then on the basis of etiology we define the treatment. We briefly define the clinical signs of the shock as well. I hope that things will be clear to you. If anything would not be clear, you may ask and I will be there to answer you. Thank you very much.